बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऐसे लीगल हब और सीपीसी सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, जिसका नाम रिव्यू है। तो आपने सुना भी होगा, लेकिन हम इसको आज लीगली तौर पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो जनाब, बेसिकली आप इस चीज़ को समझिए, आपने वो जुमला सुना होगा कि इंसान गलतियों का पुतला है। तो ये चीज़ भी बेसिकली इसके आगाज़ में इसलिए बताई जा रही है कि कोर्ट के जजेस से भी मिस्टेक हो सकती है। ज़ाहिर है वो भी ह्यूमन है, उनमें भी ह्यूमन एरर है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि नाइंसाफ़ी हो, ठीक है, और जो जज साहब ने कह दिया तो वही फुल एंड फाइनल हो जाएगा। इस तरह तो वो मोनार्की और किंगशिप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। जस्टिस वहाँ पे होता है कि जहाँ पे चीज़ों को फेयरली देखा जाए। इसी ज़रूरत के जो है वो ज़ेर नज़र एक कॉन्सेप्ट जो पेश किया गया था उधर रिव्यू का, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 114 एंड जो 47 ऑर्डर है सीपीसी का, वो इससे डील करता है, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल 188 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिव्यू की, ठीक है। और रिव्यू बेसिकली ऐसा ही एक चीज़ है कि जब किसी जज से कोई मिस्टेक हो जाए या जुडिशरी के अंदर फैसले के बाद अगर कोई महसूस कर रहे हैं कि चीज़ गलत है, तो उस चीज़ को अल्टर करके सही तरीके से चेंज करके उसको दुरुस्त सिमत में ला के इंसाफ फराहम करना, तो ये बेसिकली रिव्यू की डॉक्ट्राइन में आता है। तो इसके रेलिवेंट मैं बता चुका हूँ लॉज आपको, सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी। डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे लिखी गई है कि रिव्यू इज़ द लीगल पावर ऑफ अ कोर्ट टू री एग्जामाइन इट्स ओन जजमेंट टू करेक्ट एनी क्लियर मिस्टेक और कंसीडर न्यू इम्पोर्टेंट एविडेंस। यानी कि रिव्यू एक ऐसा कानूनी इख्तियार है किसी भी अदालत के पास जिसके तहत अदालत अपने ही फैसले पर दोबारा गौर कर सकती है, और अगर कोई गलती इसको वाज़ेह गलती नज़र आए और सबूत के साथ उसे कोई चीज़ें बताई जाएं कि जनाब ये चीज़ें आपसे मिस्टेक हो गई हैं, तो उसको रिव्यू करेगी, उसको ठीक करेगी और उसको दोबारा जो है वो एलेबोरेट करेगी। दोस्तों, पेपर में मोस्टली जो है वो ग्राउंड्स ही पूछी जाती हैं, तो वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि पहली ग्राउंड क्या होती है रिव्यू की। वो यही है कि एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, कि आपने जजमेंट जो दी जज साहब ने, तो उसके अंदर जो है वो कोई मिसरीडिंग हो गई, उनसे ना कोई मिस्टेक हो गई है, तो उन्होंने ऑर्डर लिख दिया। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, द कोर्ट मिस्टेकनली स्टेटेड दैट द प्लेंटिफ वाज सीकिंग डैमेजेस व्हेन इन फैक्ट दे वर सीकिंग एन इंजेक्शन। फैसले में लिख दिया जज साहब ने जी कि ठीक है, मैं ये डैमेजेस जो है रिकवरी देता हूँ प्लेंटिफ को, लेकिन प्लेंटिफ ने डैमेजेस तो मांगे नहीं थे, उन्होंने तो इंजेक्शन मांगी थी। तो इस चीज़ के ऊपर यानी कि एक अपेरेंट फॉल्ट है ना, तो इसके ऊपर जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। देन डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट एविडेंस, यानी कि अब फैसला हो गया, तो फैसला हो गया, ख़त्म हो गया, और उसके बाद एक न्यू एविडेंस पे उसी केस में निकल आता है कि जो इस केस की नौयत बदल सकता है। तो ऐसी सूरत में भी जो जज साहब अपना फ़ैसला चेंज कर सकते हैं रिव्यू के ज़रिए। दैन मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि जब कोर्ट कोई गलत लॉ को अप्लाई कर दे किसी ऐसे केस में जहाँ पे वो रेलिवेंट ना हो। एग्जांपल लिखी हुई है, द कोर्ट अप्लाई अ लॉ दैट हैज़ बीन रिपील्ड विच लेड टू अ रॉन्ग जजमेंट, ठीक है। तो ऐसा लॉ जो कि या तो रिपील्ड हो चुका है या उसकी जजमेंट रॉन्ग है और यहाँ फिट नहीं होता था, वहाँ पे लगा दिया गया। देन क्लैरिकल और अरिथमेटिक एरर्स, यानी कि जो क्लैरिकल और अरिथमेटिक एरर्स यानी कि आपके हिसाब किताब में लिखती हुए डिजिट्स में गलती हो गई, ठीक है, जब लिखवाया जाता है कैलकुलेशन में गलती आ गई, एक ज़ीरो भी आपको पता है इजाफी हो जाए या कम हो जाए तो कितना नुकसान होता है। तो ऐसी सूरत में उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा फैसले को और ठीक किया जाएगा उसको। दैन जजमेंट बेस्ड ऑन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें ऐसा है कि व्हेन अ डिसीजन इज़ मेड बेस्ड ऑन फॉल्स एविडेंस और डिसाइडफुल एक्शन बाय वन पार्टी ने धोखे से फरेब से जज साहब ने जजमेंट ले ली गलत एविडेंस दिखाकर, तो ऐसी सूरत में जब वाक़या दोबारा ओपन हुआ और पता लगा ये झूठे थे, तो उसको रिव्यू किया जाएगा और फैसला चेंज किया जाएगा। उसके बाद जजमेंट विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, यानी कि आपने ऐसा फ़ैसला सुना दिया कि जिसके अंदर आपने फैक्ट्स को बिल्कुल ही मलहूज़े हाजिर नहीं रखा। एग्जाम्पल, द कोर्ट इग्नोर्ड अ क्रिटिकल विटनेस स्टेटमेंट्स
विच कुड हैव चेंज द आउटकम ऑफ द केस। अब स्टेटमेंट विटनेस की होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अब उसको पढ़ा ही नहीं किया और फैसला दे दिया गया, ऐसी सूरत में रिव्यू दोबारा जो है वो किया जाएगा। देन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, व्हेन द लीगल प्रोसेस इज़ नॉट फेयर, यानी कि लीगल प्रोसेस फेयर नहीं हो रहा। उसका लीगल प्रोसेस में क्या होता है कि डिफेंडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, अगरचे उसके खिलाफ ही केस है, लेकिन कानून ये कहता है कि उसको सुना ज़रूर जाए, तो अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप भी अपना डिफेंस पेश करें। उसको सुने बगैर ही फैसला दे दिया गया, तो ऐसी सूरत में भी ये ग्राउंड है उसकी रिव्यू की। नंबर 8, insufficient opportunity to present case, when a party is not allowed enough time or opportunity to present important evidence, यानी कि पार्टी को टाइम नहीं दिया गया कि वो उसको बस थोड़ा सा टाइम दे दिया भी गया तो पीछे कर दिया गया, अभी वो अपना एविडेंस देना चाहती थी, यानी कि उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो ये अनफेयर जजमेंट होगी, तो ऐसी सूरत में रिव्यू होगा। देन 9th पे है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल पोजिशन, when court misunderstand the legal context or a provision leading to a wrong decision. For example, the court misunderstood the provision of a contract and ruled against the party that was actually in the right. यानी कि इसमें ये कह रहा है कि लीगल पोजीशन जो थी ना, जो शख्स इंसाफ लेने आया था उसी के खिलाफ जो है फैसला दे दिया गया, अगरचे अदालत ने या जज साहब ने जानबूझकर तो नहीं कोई करता क्योंकि वो जज है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको पता है बर्डन होता है अदालत में वगैरह वगैरह, तो उस सूरत में वो उसी पार्टी का जिसका राइट था उसके खिलाफ फैसला आ गया, तो ऐसी सूरत में वो दोबारा देखेंगे और उस वाक़े को ठीक करेंगे। और लास्ट में प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़, ठीक है, इसमें ये है कि जो प्रोसीजरल वर्क होते हैं उनके अंदर कोई फेलियर आता है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जब भी एक प्लेंटिफ फाइल जो है वो सूट करता है तो उसके नोटिस भेजे जाते हैं ना डिफेंडेंट को कि सर आपके खिलाफ फलां बंदे ने केस फाइल कर दिया है, तो आप आएँ और केस को सुने, और नोटिस दिए बगैर ही, भेजे बगैर ही, समन किए बगैर इसके खिलाफ फैसला दे दिया जाए डिफेंडेंट के, तो ये अनफेयर चीज़ है। तो दोस्तों ये थे इसके बेसिकली इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स रिव्यू के कि जिनको देखते हुए हमने इसको डिस्कस किया। इसके अलावा पेपर में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन 144 और 152 इसके दरमियान, तो बेसिकली सेक्शन 144 क्या है, सीपीसी का सिविल कोर्ट पावर ऑफ रिव्यू, और जो सेक्शन 152 है वो क्या है, पावर्स ऑफ अ डिक्री कोर्ट टू अमेंड जजमेंट और अ डिक्री, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, इसको हम देखते हैं पहले। तो पहली चीज़ आती है जी पर्पस। सेक्शन 144 का पर्पस क्या है, अलाउ द कोर्ट टू रिकन्सिडर इट्स जजमेंट बेस्ड ऑन एरर, न्यू एविडेंस और सिग्निफिकेंट इश्यूज, यानी कि नया कोई एरर आ गया जजमेंट के दौरान, कोई गलती हो गई, इम्पोर्टेंट चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड किया गया, यहाँ कोई नया एविडेंस बाद में आ गया, तो ऐसी सूरत में तो रिव्यू किया जाएगा। जबकि सेक्शन 152 क्या करता है, वो क्लैरिकल मिस्टेक, जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं ना, उनको ऑर्डर्स में सिर्फ चेंज करता है। देन स्कोप की बात की जाए तो सेक्शन 114 कवर सब्सटेंशियल एरर्स सच एज लीगल मिस्टेक, ओवरलुक्ड फैक्ट्स और न्यू एविडेंस, कि जो कि आपने फैक्ट्स को ओवरलुक्ड किया था और मेजरली लीगल मिस्टेक की थी, और न्यू एविडेंस को आपने यानी कि ब्रॉड लेवल पे मिस्टेक की है ना, सेक्शन 114 डील करता है। और दूसरी तरफ 152 लिमिटेड और टू टेक्निकल मिस्टेक लाइक टाइपोग्राफिकल एरर्स, इनकरेक्ट नेम्स और डेट्स। उसके बाद जी ग्राउंड्स फॉर एक्शन, तो 114 क्या कहता है, ग्राउंड इंक्लूड एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, न्यू एविडेंस एंड मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है। अगर इन चीज़ों में मिस्टेक है, ठीक है, एविडेंस में, रिकॉर्डिंग में और जो लॉ की एप्लीकेशन है, तो उसकी सूरत में रिव्यू है। और 152 के कहता है कि ग्राउंड स्ट्रिक्टली फॉर क्लैरिकल एरर्स, मिस्टेक और एक्सीडेंटल ओमिशंस, ठीक है। इम्पैक्ट की बात की जाए तो सेक्शन 114 जो है, द रिव्यू कैन alter the judgment or decision based on new insight और correction। ये बात बहुत गौर तलब है कि ये कहता है सेक्शन 114 कि अगर रिव्यू इसके मुतालिक होगा इस सेक्शन के तहत, तो डिसीजन
मुमकिनात में से है कि सारा का सारा ही चेंज हो जाए जजमेंट, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो मिस कर दिया आपने, जब वो ऐड होगी तो डिसीजन भी चेंज हो जाएगा। जबकि 152 में ऐसा नहीं है, वो यही कहता है कि सिर्फ अमेंडमेंट हो सकती है गलतियों की, माइनर से एरर ख़त्म किए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जजमेंट को उसका जो है इम्पैक्ट चेंज कर देंगे, ठीक है। टाइम लिमिट की बात की जाए तो 30 दिनों का आपके पास टाइम होता है रिव्यू का सेक्शन 114 के तहत। अगर ये यानी कि कोई नया एविडेंस आ गया, कोई इस तरह की चीज़ आ गई, तो 30 दिनों में आपने जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं ये जैसा आप इसको रिव्यू किया जाए। जबकि 152 के तहत जो है वो कोई लिमिट नहीं है, वो छोटी मिस्टेक्स होती हैं फॉर्मल, वो किसी भी टाइम ठीक की जा सकती हैं। अथॉरिटी का पॉइंट है जी, तो 114 के तहत द कोर्ट कैन रिविस्ट एंड चेंज इट्स जजमेंट इफ़ वैलिड ग्राउंड्स आर शोन, यानी कि कोर्ट को वैलिड ग्राउंड आपको देनी पड़ेगी कि रिव्यू के लिए सेक्शन 114 के तहत, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है मेजर मामला एविडेंस कोई आ गया, कोई इस तरह के मेजर इश्यूज़ को निगलेक्ट किया गया है, तो फिर कोर्ट देखेगी इसको, अगर नहीं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी रिव्यू में। जबकि 152 में क्या है, द कोर्ट कैन ओनली करेक्ट मिस्टेक्स इन जजमेंट विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंसिव डिसीजन। कोर्ट जो है वो चेंज कर सकती है खुद ही, किसी भी इसको है वो एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। और लीगल नेचर जो उसका सेकंड लास्ट पॉइंट है, उसकी लीगल नेचर की बात की जाए तो सेक्शन 114 कहता है, अ डिस्क्रिशनरी पावर टू रिकंसीडर द मेरिट्स ऑफ द केस एंड पोटेंशियली चेंज द आउटकम। ये एक ख़ुद एख्तियारी पावर है कोर्ट की कि वो रिकंसीडर करे, मेरिट्स देखे कि इसको, और इस तरह उसका जो है वो नतीजा भी चेंज हो सकता है। जबकि 152 के तहत क्या है, लिमिटेड पावर है, ठीक है, कि वो सिर्फ फॉर्मली चीज़ों को ठीक करता जाए, एग्जामिन करता जाए, लेकिन मेरिट उसका सेम रहेगी इसका। और इन लास्ट पॉइंट इनिशियंस यानी कि कौन इसको शुरुआत कर सकता है, तो सेक्शन 114 कहता है कि एग्रीव पार्टी के पास ये सहूलत है कि एक एप्लीकेशन के ज़रिए वो रिव्यू का कह सकती है कोर्ट को। और जबकि सेक्शन 152 को ये कहता है कि कोर्ट खुद से ही इन चीज़ों को, जो क्लैरिकल मिस्टेक्स एरर होती है, खुद से ही जो है वो सॉर्ट आउट कर देता है, कोई ख़ास किस्म की इसको एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया रिव्यू के बारे में, और इसमें मेजरली सेक्शन जो डिस्कस किए 114 एंड 152 का डिफरेंस देखा और रिव्यू को समझा। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।